बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर्स में हम एलयू फैक्टराइजेशंस की बात कर रहे थे और उसमें से हमने एक मेथड डुलिटल्स मेथड जो है उसको डिस्कस भी किया था और उसको एक एग्जांपल पे अप्लाई भी किया था। इस लेक्चर में अब हम नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं जो कि चुलेस्की मेथड कहलाता है। और इसके अलावा हमारा एक और मेथड भी है, क्राउड्स मेथड, हमने उसको भी देखना है। इन मेथड्स पे जाने से पहले हम मैट्रिक्स की कुछ स्पेशल टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें इन फैक्टराइजेशन में भी ज़रूरत होगी और उसके अलावा हमें आगे जब हम इनडायरेक्ट मेथड्स पे जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें इसकी ज़रूरत पेश आएगी। तो इसमें जो पहली टाइप है वो है डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का डायगनली डोमिनेंट होगा अगर उसकी हर एक जो डायगनल एंट्री है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू अपनी रो में मौजूद बाकी तमाम एंट्रीज के एब्सोल्यूट सम से या तो बड़ी हो या उसके बराबर हो। मैथमेटिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि ए आई आई मॉड यानी किसी ith रो की जो डायगोनल एंट्री है वो उस ith रो की बाकी एंट्रीज के सम से इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू या तो बड़ी है या उसके बराबर है, तो हम उसको डायगोनली डोमिनेंट कहेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन हो यानी हम ये कहें कि ये डायगोनल एंट्री इज ओनली ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर एंट्रीज ऑफ दैट रो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो फिर हम इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। देखें, एक मैट्रिक्स में आपके पास जो डायगोनल एंट्री है वो 7 है और इस रो में बाकी एंट्रीज का सम 7 से छोटा है। फिर दूसरी डायगोनल एंट्री 5 है और बाकी दो एंट्रीज का सम एब्सोल्यूट वैल्यू के लिहाज से इस से छोटा है। और फिर तीसरी एंट्री जो है वो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू 6 है और बाकी एंट्रीज का सम 6 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है। दूसरा मैट्रिक्स देखिए कि हमारे पास 6 इसकी पहली एंट्री है डायगोनल एंट्री और बाकी दो एंट्रीज का सम 4 + 3 आप 7 करें इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये बड़ा है 6 से। इसी तरह से 2 दूसरी डायगोनल एंट्री है और 4 + 0 इसका जो सम है ये 2 से बड़ा है। और फिर इसी तरह तीसरी डायगोनल एंट्री है और बाकी एंट्रीज का सम इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। इसके बाद हम दूसरी टाइप देते हैं एक मैट्रिक्स ए पॉजिटिव डेफिनेट कब होगा। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस की डेफिनेशन है, पहली इस पे कंडीशन ये है कि इसको सिमेट्रिक होना ज़रूरी है, जबकि डायगोनली डोमिनेंट के लिए आपने देखा है कि सिमेट्री ज़रूरी नहीं है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक मैट्रिक्स ए डायगोनली डोमिनेंट हो तो उसका ट्रांसपोज भी डायगोनली डोमिनेंट हो। तो बहरहाल यहाँ पे हम पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की बात करें कि एक मैट्रिक्स तब पॉजिटिव डेफिनेट होगा कि एक तो वो सिमेट्रिक हो, दूसरा फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर एक्स इन द एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आर एन में ले लें तो एक्स टी ए एक्स प्रोडक्ट जो है वो हमेशा जीरो से ग्रेटर हो। अब ये जो प्रोडक्ट है अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आप देखें यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि सॉल्व द मैट्रिक्स ए, इसकी 3 रोज आपको नज़र आ रही हैं और इसको हमने देखना है कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव डेफिनेट और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये सिमेट्रिक तो है, इसकी रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स ए वापस आ जाता है। फिर उसके बाद हम कोई भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्स वेक्टर ले लेते हैं। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के लिए हमने एस एक्स लिया था आर एन में, तो यहाँ पे क्योंकि 3 × 3 मैट्रिक्स है तो एक्स हम लेंगे R3 में। और फिर हम इसको एक्स टी ए एक्स प्रोडक्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो पहले तो हमारे पास ये कुछ एडिशंस आ रही हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन आ रही हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया तो इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ स्क्वायर्स। सो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3 unless of course when x is 0 then the value will be 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन ये तरीका निस्बतन मुश्किल है निकालने के लिए क्योंकि इसमें मे बी स्क्वायर कंप्लीट ना हो पा रहा हो, तो फिर आप कैसे असेस करेंगे कि डायगोनल ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। ऐसी सूरत में हमारे पास रिजल्ट है एक ये यहाँ पर दिया गया। एक तो इसमें प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स की बात की गई है। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स के ऐसा मैट्रिक्स होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ए के मैंने एक प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स निकाला है किसी मैट्रिक्स ए का, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने उस मैट्रिक्स को केथ रो और केथ कॉलम तक ले लिया है, उसके बाद बाकी तमाम एंट्रीज को मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट दिया हुआ है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट तब होगा इफ ओनली इफ इसके तमाम लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस पॉजिटिव डिटर्मिनेंट के साथ एग्जिस्ट करते हों। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं।
एग्जाम्पल आपके पास देखें, 2 एग्जाम्पल दी हुई है, वही मैट्रिक्स है जिसके लिए हमने पहले देखा था कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है, उसी को हम देखते हैं इस तरीके से। तो ये अगेन सिमेट्रिक तो है, ये हम पहले चेक कर चुके हैं। अब इसके प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसके तमाम पॉसिबल सब मैट्रिसेस अगर लूँ तो A1 मैट्रिक्स होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी जिसमें सिर्फ 2 एंट्री आएगी। फिर A2 होगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आप ले लें। फिर A3 होगा पूरा मैट्रिक्स। तो आप इन तीनों के डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करें तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। सो बाय दिस रिजल्ट इट मीन्स दैट दिस इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है कि मैट्रिक्स को देखने के लिए कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस के हवाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि एक मैट्रिक्स अगर पॉजिटिव डेफिनेट हो तो देर इज़ अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए कैन बी फैक्टर एज एल एल ट्रांसपोज। आप नोट करें कि पीछे जो हमने मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन की बात की थी तो हम उसको ए इक्वल टू एल यू फॉर्म में ले रहे थे। यू अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स था, एल एक आपके पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स था। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स जब आप लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास बनेगा तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि आपके पास आप जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है वो डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम एल जो कि आप डिटरमाइन कर रहे हैं। तो एल इज द लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो जिसका ट्रांसपोज जो होगा वो यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसे मैट्रिक्स के लिए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन करेगा और इसकी फैक्टराइजेशन जो होगी वो हमेशा इस फॉर्म में होगी। इसी रिजल्ट को देखते हुए हम चुलेस्की जो मेथड है वो डिफाइन करते हैं। एक्चुअली चुलेस्की मेथड में यही है कि हम जो मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हुए अगर हमने किसी सिस्टम को सॉल्व करना है तो इन दैट केस वी विल डिटरमाइन द मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ एल एल ट्रांसपोज, बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट। सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। हम एक मैट्रिक्स की चुलेस्की फैक्टराइजेशन निकालते हैं और फिर अगर हम उससे रेलेवेंट कोई भी सिस्टम हो उस मैट्रिक्स से रेलेवेंट नॉन होमोजीनियस ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम हो तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए है। पहली बात नोट कर लें कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसके अलावा अगर आप इसके डिटर्मिनेंट तमाम लीडिंग सब मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट लेके चेक करें तो ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स भी है। तो इसमें जो चुलेस्की फैक्टराइजेशन अगर आपने अप्लाई करनी है, वैसे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस इज गिवन एज अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, बट अगर आपके पास एक कोई भी आर्बिट्रारी मैट्रिक्स हो तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा तो उस सूरत में आप ये फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। Now we want to find the matrix factorization of A in terms of L L transpose। सो इट मीन्स दैट कि हमारे पास एक कोई भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने निकालना है तो उसकी फॉर्म क्या होगी। ये हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 हो गया और फिर ये डायगोनल एंट्री हो गई, ये 0 होगा। और फिर इसी तरह से हमारे पास क्योंकि डायगोनल और डायगोनल से नीचे की एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए फॉर अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास 3 1 3 2 और 3 3 ये एंट्रीज जो है ये नॉन जीरो होंगी और बाकी तमाम डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज जीरो होंगी। अब इसी का हमने ट्रांसपोज ले लेना है। तो इसी का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ऑफ कोर्स रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, या कॉलम पहला कॉलम जो है वो पहली रो बन जाएगी। तो ये हमारे पास L21 ये पहली रो बन गई। इसी तरह से दूसरी रो हमारे पास बन गई L22 और L33, और इसी तरह से तीसरी रो हमारे पास बन गई 0 0 और L33। आप नोट करें कि जैसे ही हमने उसका ट्रांसपोज लिया है तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। नाउ इफ वी वांट A to be factored as LLT, it means that this LLT product will be equal to A। तो इसका अगर आप प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें तो इसमें जो एंट्रीज आएंगी प्रोडक्ट कैलकुलेट करने से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो L11 स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फिर L11 L21 आएगा, और फिर इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम L11 L31 हमारे पास एंट्री आ रही है। पहली रो आ गई, फिर इसी तरह से दूसरी रो आप डिटरमाइन करें, ये L11 L21 आ जाएगा, फिर इसी तरह से L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर आ जाएगा, ये एंट्री आ जाएगी। ये कहाँ से आ रही है आपकी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आ रही है। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ रही है 2131 प्रोडक्ट और प्लस हमारे पास आ रहा है 2232 प्रोडक्ट, और फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है L1131
एंड इसी तरह से आपकी एंट्री आ रही है 2131 और प्लस 2232 और लास्ट जो एंट्री है वो है 31, देखिए L31 स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरह से 32 स्क्वायर आ जाएगा और लास्ट में आखिरी टर्म आएगी हमारे पास 33 स्क्वायर। सो दिस विल बी द एल मैट्रिक्स। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये ए मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि L11 स्क्वायर जो है इसकी पहली एंट्री यानी 4 की इक्वल हो गया। फिर इसी तरह से आपकी जो अगला प्रोडक्ट है L1121 जो है वो आपकी -1 एंट्री की इक्वल हो गया। इसी तरह से L1131 हमारे पास जो थर्ड एंट्री है ए की 1 की इक्वल हो गया। इसी तरह बाकी दो रोज को भी कंपेयर करें तो हमारे पास ये आ रहा है कि जो 21 है वो हमारे पास 2111 L21 ये -1 के इक्वल हो गया। फिर ये वाली एंट्री जो आपको स्क्वायर सम के तौर पे नज़र आ रही है 4.25 के इक्वल होगी। ये एंट्री हमारे पास 2.75 के, फिर ये 1 की इक्वल होगी। यहाँ से हमारे पास 2.75 की इक्वल होगी। ये सम ऑफ थ्री स्क्वायर्स जो है ये 3.5 की इक्वल होगी। इस तरीके से आपके पास इक्वेशंस आ गई फॉर द अननोन। जैसे पहली इक्वेशन से हम L11 की प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेके वैल्यू निकालें तो L11 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो L21 की वैल्यू -1/2 हो जाएगी और इसी तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो 31 की वैल्यू जो है वो 1/2 हो जाएगी। अब ये वैल्यूज़ आप अगली इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इस तरीके से आप L की तमाम वैल्यूज़ निकाल लें। तो हमारे पास इस तरह से जब तमाम LIJs जो है हमारे रिक्वायर्ड कैलकुलेट हो जाएंगे तो हमारे पास ये फैक्टराइजेशन में हम वो सब्स्टिट्यूट करके और ए की ये फैक्टराइजेशन दे देंगे। फर्दर मोर अगर आपके पास सिस्टम गिवन हो तो फिर हम लिखेंगे L ट्रांसपोज ऑफ x इक्वल टू बी, बिकॉज ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम गिवन होगा। इन सच केस फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम L ट्रांसपोज x इक्वल टू सम y वेक्टर आना है, ये सपोज कर लेते हैं। ऐसे सपोज करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ से जब LTX को हम सब्स्टिट्यूट करें y के इक्वल तो हमारे पास आता है LY इक्वल टू बी। तो ये दो हमारे पास सिस्टम्स आ जाएंगे जो कि सिंप्लीफाइड सिस्टम है, क्योंकि इस केस में हमारे पास एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और यहाँ पे हमारे पास एल ट्रांसपोज जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इस सिस्टम को हम पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास एल और बी नोन है, वाई अननोन है, तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही वाई की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम एक्स जो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस विल बी डन थ्रू फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल इक्वेशन आएंगी, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से आप कैलकुलेशन करेंगे और ये हमारे पास हो सकता है बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज हमारे पास ये यू एक्स इक्वल टू वाई सिस्टम है, यानी यहाँ पे ये ट्रांसपोज जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से चोलेस्की मेथड में आपके पास फ़र्क ये है कि हम जो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो एल यू के बजाय एल ट्रांसपोज की फॉर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहरहाल आगे एग्जांपल नहीं दी गई फॉर द सिस्टम, लेकिन बहरहाल अगर आपके पास कोई गिवन सिस्टम हो तो आप ये टेक्निक अप्लाई करके उस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं।